दोस्तों, LCM ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो है हम आधुनिक इतिहास पढ़ा रहे हैं और आधुनिक इतिहास को हम क्रमबद्ध रूप से लेके चल रहे हैं। क्रमबद्ध रूप से लेके चलने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो चाहे जिस तरह भी प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछे आप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसलिए जो मराठा साम्राज्य है, ये मराठा साम्राज्य से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसलिए भी पूछे जाते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लास्ट में यही मराठा शक्ति जो बचती है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहती है। लेकिन लास्ट में जब यह मराठा साम्राज्य जब पराजित हो जाता है, एक अंग्रेज़ों के क्षेत्र में शामिल हो जाता है, तब पूरा भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। हम इसी मराठा साम्राज्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे ढंग से। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और किस तरह से मराठाओं की मूर्खता के कारण जो है दो बंदरगाह मराठाओं के हाथ से निकल जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो चले जाते हैं। आज का जो वीडियो है वो और भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों के चंगुल में जा रहा है और अंग्रेज़ जो है पूरी तरह से मराठा शक्ति को नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे और पूरा जो है मराठा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लेना चाहते थे। अब जो है बात 1795 ईस्वी की है दोस्तों, बात 1795 ईस्वी की है। 1795 ईस्वी में जो मराठा साम्राज्य का जो पेशवा था, पेशवा को आप लोग जानते ही होंगे। पिछली वीडियो में हम चर्चा किए थे कि पेशवा कौन होता था और पेशवा का पूरे मराठा साम्राज्य पे अधिकार किस संधि द्वारा हुआ, तो संगोला की संधि की भी थोड़ा चर्चा किए थे वहाँ पे। तो यहाँ 1795 में जो पेशवा था मित्रों, वह था माधव राव नारायण द्वितीय। माधवराव नारायण द्वितीय यह पेशवा था। पूरा मराठा साम्राज्य इसी के अधीन था और यही मराठा साम्राज्य को उस समय चला रहा था। लेकिन दोस्तों आज का समय आप लोग जानते होंगे कि जो व्यक्ति जो है बहुत संपन्न रहता है उसको मानसिक टेंशन भी बहुत रहता है। अगर दो चार लोग मिल जाते हैं उसके अगल बगल टार्चर करने वाले, तो वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी हो जाता है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत का आप लोग सुने होंगे, वो बहुत चर्चा में है इस समय। इसी तरह का जो पेशवा था माधवराव नारायण द्वितीय, इसके भी दरबार में राजपाल परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिसको हमेशा मानसिक रूप से परेशान करते थे। अब यह जो है पेशवा के पद पर रहते हुए भी मानसिक संतुलन खो चुका था, इतना उसको टार्चर किया जाता था। और जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई दोस्तों, तो माधवराव नारायण द्वितीय जो है आत्महत्या कर लेता है। और जब आत्महत्या को कर लेता है दोस्तों, तो यही बाजीराव द्वितीय चाहता था। जैसे ही आत्महत्या को करता है, जो है आत्महत्या के बाद बाजीराव द्वितीय अगला पेशवा बनता है। बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनता है। बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनता है। और जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है, उस समय थोड़ा पुणे का हाल दोस्तों सुन लेते हैं कि यहाँ जो
पुणे था ना, तो पुणे उस समय जो है प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु था। पुणे पे जो है सभी लोग चाहते थे कि हम अपना अधिकार पुणे पे करें। अगर पुणे पे अधिकार जिसका हो जाता, वह दक्षिण में एक सर्वोच्च सत्ता स्थापित को कर सकता था। यह मान और प्रतिष्ठा का केंद्र बिंदु हो गया। अब इस पुणे के चक्कर में बाजीराव के उस समय में जो पुणे के चक्कर में एक जो है जसवंतराव होलकर, जसवंत राव होलकर और जो है दूसरा जो है दौलतराव सिंधिया, ठीक। ये दोनों जो चाहते थे कि पुणे पर हमारा अधिकार हो, ठीक। और इस चक्कर में ये दोनों पुणे पे अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि एक बार पुणे पे अधिकार हो जाएगा तो पुणे का राजस्व बहुत अच्छा खासा आता था। इससे जो शक्ति में अचानक जो है वृद्धि हो जाएगी और अगल बगल के क्षेत्र को मिलाते और अपना साम्राज्य विस्तार भी किया जा सकता था। इसलिए दोनों चाहते थे कि पुणे पे हमारा अधिकार हो। उस दौरान जो है बाजीराव द्वितीय जो है दौलतराव सिंधिया का पक्ष लेता है दोस्तों, दौलतराव सिंधिया का पक्ष लेता है। और पक्ष ले करके दोस्तों, पक्ष ले करके जसवंतराव होलकर के छोटे भाई जिनका नाम था विट्ठू जी का हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कौन? बाजीराव द्वितीय दौलतराव सिंधिया का पक्ष लेता है और पक्ष लेकर जसवंतराव होलकर के छोटे भाई का हत्या कर देता है। ठीक कि ना रहेगा बात ना, अब बजेगी बांसुरी। अब जो है जसवंतराव होलकर जब यह बात सुनता है, जब उसको पता चलता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और उसी समय शपथ लेता है कि हम जो है अपने छोटे भाई के हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो जैसे इन लोगों के मौत के घाट जो है उतार के रहेंगे। और जसवंतराव होलकर जो है क्रोधित होकर दोस्तों एकदम क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर दोनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। दोनों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है दोस्तों। और जब युद्ध का ऐलान कर देता है तो बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया दोनों को एक साथ पराजित करता है। दोनों को युद्ध में संयुक्त रूप से पराजित कर देता है। संयुक्त रूप से क्या करता है? पराजित कर देता है। संयुक्त रूप से पराजित कर देता है। यह दोनों की सेनाओं को, सम्मिलित सेना को, अब ये दोनों सोचे कि हम जो है दोनों लोग मिल जाएंगे तो हम जसवंतराव होलकर को हरा देंगे। लेकिन यह जो है इतना क्रोधित था, इतना बबूला था कि वह ऐसा रणनीति बनाया कि चाहे जैसे इन दोनों लोगों को हराना है, और इस तरह से वह युद्ध का ऐलान किया और दोनों को संयुक्त रूप से पराजित को कर देता है। जब पराजित को कर देता है तब बाजीराव द्वितीय के पास दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब बाजीराव द्वितीय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मराठा साम्राज्य में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं रह गई। जो है जसवंतराव होलकर कसम खा के बैठा था कि चाहे तुम पूरी दुनिया में चाहे जहां रहोगे हम तुमको खोज के रहेंगे और तुम्हारी हत्या करके रहेंगे। और जब ये समझ गया कि अब हमारा कोई शरण देने वाला नहीं है तो उस समय बाजीराव द्वितीय कहाँ गया दोस्तों? यही इसकी मूर्खता का परिणाम था। यह कहाँ चला गया? यह चला गया अंग्रेजों के पास। कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास। और जब यह अंग्रेजों के पास जो चला जाता है दोस्तों, तो अंग्रेज
अंग्रेजों के पास उस समय सबसे नज़दीक में रहता है बसीन। ये बहुत दूर नहीं जाता है। बसीन में जा कर के कुछ अंग्रेज अधिकारियों से, उनके प्रतिनिधियों से समुद्र में एक जहाज पर बैठ करके एक संधि करता है, एक संधि करता है जिसे बसीन के संधि के नाम से जानते हो दोस्तों। यह संधि 1802 ईस्वी में होता है। और जब बसीन की संधि 1802 ईस्वी में होता है दोस्तों, तो यह जो है बाजीराव द्वितीय जो है कहता है कि हमको किसी भी तरह हमें बचा लीजिए और जो है आप हमारा पक्ष लेकर के युद्ध कीजिए। अंग्रेज लोग कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे पक्ष से युद्ध करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन उस समय आपको पता रहा होगा कि जो गवर्नर जनरल था वह वेलेजली था, और वेलेजली सहायक संधि के माध्यम से सभी राज्यों में अपनी सेना रख करके जो है सभी राज्यों का जो है नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। मराठा साम्राज्य ही उसके नियंत्रण में नहीं था। और जब यह भाग के आया तो यह पेशवा था। अंग्रेज लोग बहुत खुश हो गए। वो सोचे कि हम मराठा साम्राज्य को ही तो अपने अंडर में लाना चाहते थे, लेकिन आज तक कोई पेशवा ऐसा नहीं हुआ जो अपनी रक्षा के लिए भाग के हमारे पास आए। और बाजीराव द्वितीय खुद पेशवा है और पूरा मराठा साम्राज्य इसके अंडर में चलता है। जब ये खुद भाग के आ गया, यदि हम इसके साथ जो है ऐसे संधि को कर लें जो सहायक संधि का अनुपालन करे, तो ऑटोमेटिक मराठा साम्राज्य को हम आगे चल के अपने अंडर में ले सकते हैं। अब बसीन की उस संधि में अंग्रेज लोग कहे कि देखो भाई, हम तुम्हारा मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम इस संधि के माध्यम से दो बात स्वीकार करो। तो बाजीराव द्वितीय के पास तो कोई विकल्प था नहीं। अब उसको जो है मरता क्या न करता, अब वह बसीन की संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गया। तो बसीन के उस संधि में क्या कहा गया? पहली बात ये कही गई कि तुमको जो है हमारा एक सहायक सेना, आ गया दोस्तों, सहायक सेना अपने साम्राज्य में रखना पड़ेगा। हम पुणे में जो है एक सहायक सेना रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पुणे में। इस बात को तुम स्वीकार करो तो भाई संधि जो है हम आगे बढ़ाएं। तो बाजीराव द्वितीय कहा कि ठीक है भाई, आप सहायक सेना रख दीजिएगा, ठीक। और सेना आप लोग जानते हैं कि यह सेना ऐसी होती थी कि भला ही वह मराठाओं के साम्राज्य में रहेगी, लेकिन वह अंग्रेजों के निर्देश का पालन करेगी, ठीक। इसके बाद जो है एक बहुत ही और जो है बहुत ही कठिन प्रस्ताव और रखते हैं। क्या रखते हैं कि आज के बाद जो तुम्हारा विदेश नीति होगा, जो तुम्हारा विदेश नीति होगा, उसका निर्धारण हम करेंगे। उसका निर्धारण कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। मतलब अब मराठा का किसके साथ दुश्मनी रहनी चाहिए, किसके साथ दोस्ती रहनी चाहिए, कहाँ युद्ध करना है, कहाँ युद्ध नहीं करना है, अभी तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। अब जो है उसका निर्धारण अंग्रेज करेंगे, ठीक। दोनों ही संधि को बाजीराव द्वितीय स्वीकार कर लेता है दोस्तों, ठीक। और जब दोनों ही संधि को स्वीकार को कर लेता है, बसीन की संधि, यही संधि है बसीन की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बसीन की संधि कब हुई और बसीन की और किस संधि के द्वारा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। तो बसीन संधि के द्वारा, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तब जो है जब यह संधि हो गई तो उसके बाद अंग्रेज बोले कि अब तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। अब मराठा साम्राज्य तुम्हारा नहीं बल्कि हमारे अस्मिता का प्रश्न हो गया। अब वो मराठा को हम बचाएंगे, पुणे की रक्षा हम करेंगे, सहायक सेना हम लगाएंगे। और इस तरह से बसीन के संधि के बाद दोस्तों दो युद्ध होता है। बसीन के संधि के बाद दो युद्ध होता है और दोनों ही युद्ध बेहद महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। होता है आपका असाई का युद्ध, एक होता है आपका असाई का युद्ध, और यह युद्ध होता है मित्रों 1803 ईस्वी में, ठीक।
यह युद्ध जो होता है असाई का युद्ध, ये इस असाई के युद्ध में अंग्रेज जो है भोसले और सिंधिया, भोसले और सिंधिया, मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि यह भी वंशज थे मराठाओं में, और इस तरह से इनकी भी अपनी एक शक्ति थी, अपनी एक ताकत थी। बिना इनको हराए आप जो है पूरे मराठा साम्राज्य को अपने अधीन नहीं ले सकते थे। तो जो है भोसले और सिंधिया को अंग्रेज जो है संयुक्त रूप से पराजित कर देते हैं, संयुक्त रूप से क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं दोस्तों। ठीक, संयुक्त रूप से पराजित को करने के बाद असाई के युद्ध में जो है एक संधि करते हैं। जब हरा दिए तब अंग्रेज लोग कहें कि भाई अब तुम लोग हार गए हो, अब हमसे युद्ध करो। ठीक, अरे हमसे अब संधि करो। तब भोसले तो कहा कि ठीक है भाई, भोसले राजवंश वाले कहें कि ठीक है, जब हम हार गए हैं तो हम जो है संधि करने के लिए तो वो तैयार है। और असाई के युद्ध के बाद जो संधि होती है वो होती है देवगांव की संधि। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, वनडे में पूछा गया है, टीटीजीटी पीजीटी सिविल सब में पूछा गया है। ठीक, देवगांव की संधि, यह 1803 में असाई के युद्ध के बाद जब हार जाते हैं तो भोसले के साथ जो है देवगांव की संधि होती है, और सिंधिया स्वीकार नहीं करता है कि हम आपसे हारे हैं, इसलिए सिंधिया जो है संधि के लिए जो है करने के लिए स्वीकार वो नहीं करता है। और इन दोनों युद्धों में, इन असाई के युद्ध का बाद जो दूसरा युद्ध होता है मित्रों, वह होता है लासलवाड़ी का युद्ध। वह होता है लासलवाड़ी का युद्ध। कौन सा होता है? लासलवाड़ी का युद्ध। ठीक, और यह युद्ध जब सिंधिया स्वीकार नहीं करता है, हालांकि यहाँ असाई के युद्ध में दोनों एक ही साथ पराजित होते हैं, लेकिन सिंधिया का कहना यह रहता है कि हम जो है पराजित नहीं हुए हैं, इस अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमको पराजय स्वीकार को करानी है तो एक बार हमसे अकेले युद्ध करके दिखाओ। अंग्रेज लोग कहें कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो, और यही जो है लासलवाड़ी का युद्ध होता है इसी कारण से। और लासलवाड़ी के युद्ध में सिंधिया जो है पराजित हो जाता है, यहाँ पराजित हो जाता है। और जब सिंधिया पराजित हो जाता है तो लासलवाड़ी के युद्ध के बाद अंग्रेज लोग सिंधिया के साथ एक समझौता को करते हैं, और इस समझौते को कहा जाता है सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि, गांव की संधि। ठीक, यह जो है दोस्तों, यह सुरजी अर्जन गांव की संधि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमेशा पूछा जाता है कि देवगांव और सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके किसके बीच हुआ। ठीक, और इस तरह से भोसले भी पराजित हो गया, सिंधिया भी पराजित हो गया, और बाजीराव द्वितीय जो खुद पेशवा था बसिन की संधि करके खुद अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया जाके। और इस तरह अब मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में लगभग चला जाता है। अब स्वतंत्रता इनकी खत्म हो जाती है। अब ये लोग वही करेंगे जो अंग्रेज लोग जो चाहते हैं। इसलिए जो है अब जो है ये आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी सत्ता पूर्ण रूप से नष्ट करके अंग्रेज लोग खुद प्रभु सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इससे बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक, और ये पूछेगा कि जो है कौन सा पेशवा न मराठा का कौन सा पेशवा आत्महत्या किया था? तो माधवराव नारायण द्वितीय जो है आत्महत्या किया था। जो है इसके बाद जो है आपसे प्रश्न बनेगा कि
अब ये जो है बहुत गहराई से अगर जो है देखेंगे तो तभी प्रश्न यहाँ से बनेगा, नहीं तो ये वाला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसी घटना है जो कि बसीन की संधि करने के लिए बाजीराव द्वितीय भाग के जाता है अंग्रेजों के पास। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी का हत्या किसने किया था? तो बिट्ठू जी का हत्या बाजीराव द्वितीय ने किया था। ठीक, और उसके बाद अगला प्रश्न आपसे ये बनेगा कि बसीन की संधि कब हुई थी? तो बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो बसीन की संधि पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, या पेशवा के स्थान पर बाजीराव द्वितीय भी लिख सकता है कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न बनेगा कि किस संधि के द्वारा पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक सेना अपने राज्य में रखना स्वीकार कर लिया? तो बसीन के संधि के द्वारा सहायक सेना रखना स्वीकार कर लिया। इसके बाद अगला बनेगा कि किस संधि के द्वारा जो है मराठों के विदेश नीति पर पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो जो है बसीन की संधि के द्वारा हो गया। ठीक, और बसीन के संधि के पश्चात जो है कौन से दो युद्ध हुए? तो असाई का युद्ध और लासलवाड़ी का युद्ध। ठीक, और इसके बाद पूछेगा कि असाई के युद्ध के बाद जो है देव को कौन सी संधि हुई? तो असाई के युद्ध के बाद देवगांव की संधि हुई। और देवगांव की संधि किसके किसके बीच हुई? तो देवगांव की संधि जो है भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। ठीक, अगला जो है प्रश्न पूछेगा कि सुरजी और अर्जन गांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो लासलवाड़ी युद्ध के बाद हुई। अगर जो है ये पूछेगा कि सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके किसके बीच हुई? तो अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए गहराई लेकर जो चल रहे हैं, क्योंकि समय की मांग है। जो है महीनों महीनों एग्ज़ाम चलते हैं, 3-3, 400 पेपर बनते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो डाला जाता है वो जो है जब शुरुआत में जो है जब क्वेश्चन डालते डालते जब नहीं बचता है तो गहराई से एग्जामिनर प्रश्न उठाने लगता है, और जब बच्चे एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो कहते हैं कि सर जी इसका तो हम नामे नहीं सुने हैं। तो नाम सुने वो नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई से आप पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अब समय का मांग है कि थोड़ी सी गहराई लेकर उचलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 6-7 फैक्ट समझ ही रहे हैं तो 2-3 फैक्ट और जान जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसलिए जो भी 3-4 फैक्ट और मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, यही आपका सफलता का निर्धारण करेगा। और आप लोग जो है मन से इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिएगा, इसको नोट्स बनाते रहिएगा और बना कर के इसको पढ़ते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन में उनको भी फ़ायदा मिल सके। एग्ज़ाम जो जल्द ही होने वाले हैं, इसलिए आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।